नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज और कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर भी लग सकती है। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम धामी आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगाई जा सकती है धामी कैबिनेट की बैठक में। और आज धामी कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की आज ये अहम बैठक होगी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न कराई जाएंगी। और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगाई जा सकती है, आगे की रणनीति तय की जा सकती है, क्योंकि आज ये अहम बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। इसमें कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो हिस्सा लेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगाई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज ये कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुदीप, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है, जिन पर मोहर लग सकती है? जी देखिए, करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री खटीमा कुमाऊं से देहरादून पहुंच रहे हैं जी। और आज 12:30 बजे के करीब कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जो मुख्य रूप से फोकस है वो सीधे सीधे जो आगामी प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट है उसकी कुछ पॉलिसीज इसमें आ रही हैं। प्रमुख प्रस्तावों की बात करूं तो जो ऐसी महिला कर्मी जो संविदा होती हैं आउटसोर्स के एजेंसी के थ्रू रखी जाती हैं, उनको भी चाइल्ड केयर लीव का तोहफा सरकार देने जा रही है। इसे चाइल्ड केयर लीव CCL भी कहते हैं। दूसरा, पंप स्टोरेज पॉलिसी जो बड़ी इंडस्ट्री मेगा इंडस्ट्री पार्क में आनी है वो मंजूर हो चुकी है, उसको कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा भी करीब 1 दर्जन से अधिक अलग अलग प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बिल्कुल सुदीप, और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं? जी, ये कैबिनेट बैठक है, इसमें कैबिनेट संबंधी फैसलों पर ही चर्चा होगी। जो गोपन अलग अलग विभागों से प्रस्ताव लेता है उसकी समीक्षा करता है, मुख्यमंत्री से डिस्कस होने के बाद ये फैसले कैबिनेट में आते हैं। तो जो नीतिगत कैबिनेट के निर्णय हैं वही इस कैबिनेट बैठक में होंगे, जो हमारी जानकारी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुदीप बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां देहरादून में पर्यावरण मित्र बहनों ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस खास मौके पर गणेश जोशी ने बहनों के इस प्यार के लिए शुक्रिया कर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। और इस खास मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है और मैं सभी बहनों को बधाई देता हूँ। आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगी। और इसी क्रम में बीजेपी की स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया। बागेश्वर रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनावों को गंभीरता से लेती है और बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आखिर दिनों में मुख्यमंत्री धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव को सांसद अल्मोड़ा अजय टंडन ने दावा किया है कि कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को इंपोर्ट कर लाई हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। इसके पीछे उन्होंने संगठन व कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहम वजह बताया। चुनाव इस बार चंपावत की तुलना में थोड़ा भिन्न माना जा रहा है। आप चंपावत में लगातार एक्टिव हैं, माफ कीजिएगा बागेश्वर में एक्टिव हैं और आपकी लोकसभा सीट भी है बागेश्वर। कैसे देखते हैं इस चुनाव को?
जैसा कि आपके ध्यान में है कि मेरा ये लोकसभा क्षेत्र जो बागेश्वर का जो उपचुनाव हो रहा है, हमारे पूर्व मंत्री बहुत अच्छे मंत्री रहे थे, विधायक रहे, लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। अचानक उनके जाने से ये सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अर्धांगिनी के रूप में पार्वती दास जी को चुनाव लड़ाया है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी परिस्थितियाँ क्या है कि जो बहुत सारे काम बागेश्वर विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक हुए हैं, उन कार्यों को एक मूर्त रूप देने का काम वहाँ पर बागेश्वर में हुआ है। पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रणजीत दास जी, जो पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नगर पालिका के अध्यक्ष जो निर्दलीय थे, वो भी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उनकी हमारी रीति नीति से, हमारे कार्यों को देख करके, बागेश्वर के नगर के कार्यों को देख करके वो भी आए हैं। और बागेश्वर की पूर्व नगर पालिका नगर से लगा हुआ बूथ है, वो भी हमारे पास हमारा जो ब्लॉक है वो भी हमारे पास ब्लॉक प्रमुख आई है। ऐसे एक जिन्होंने नामांकन कराया था, वो भी ऐसे एक विधायक भी हमारे पास आए हैं। और लगभग खरेही बेल्ट के अंदर 7-8 हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे ही गरुड़ के भी और हमारे नगर के सभी वार्डों के सभासद। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरफ को सबका प्रभाव है। मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है, हमारे धामी जी के कामों का प्रभाव है। हमारी बहुत ऐतिहासिक काम हुआ हुए हैं। अभी 1300 करोड़ रुपए की हमारी अभी नई रोड स्वीकृत हुई है, जो बागेश्वर को जोड़ते हुए अल्मोड़ा को जोड़ेगी और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ेगी। वहीं गढ़वाल को जोड़ने के लिए ग्वालदम से लेकर के हमारे बागेश्वर कपकोट को जोड़ते हुए ये भी हमारा 4-4.5 हज़ार का रोड हमको केंद्र से मिला है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है भारतमाला में। तो सभी लोग एक तरफ से मुझे लगता है कि विकास कार्यों को देखते हुए और आम जनमानस जो हमारा है वो सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देने वाला है। पिछली बार हम 14,000 से चुनाव जीते थे, इस बार हम 28,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव को जीतेंगे। ये आपका गणित है, बसंत कुमार का अपना कैडर वोट है प्लस कांग्रेस का वोट उन्हें सपोर्ट करेगा, तो आपको लगता नहीं स्थितियाँ थोड़ी सी दिक्कत लग रही हैं और कांग्रेस बहुत एक्टिवली इस रिजर्व सीट मैं वो पिछली वाली जो परिस्थितियाँ थी और वर्तमान की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न है। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब लोग विचार भी कर रहे हैं कि जो हमारे इतने अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा और कुछ हमारे स्वयं के द्वारा भी, और चंदन राम दास जी ने भी जो काम किए, तो सब लोग उन कामों को पूरा करना चाहते हैं। और इन सब परिस्थितियों को देख करके जो परिस्थितियां आपने बताई कि भाई विपक्ष ये विचार कर रहा है, ऐसा है नहीं। उनके तो मेन मुख्य उम्मीदवार ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी को लेकर हरीश रावत हरक सिंह के पक्ष में उतर गए और उन्होंने पहले कहा कि उनको मामले की जानकारी नहीं। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है। बीजेपी जिस जांच की बात कर रही है वह घोटाला बीजेपी के कार्यकाल का है, जब तक वह बीजेपी में थे तब क्यों नहीं जांच की गई। का दिमाग ठीक काम कर रहा है। जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं तो सीबीआई और सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे, तो आप समझ लेना अब हरीश रावत रहा ही नहीं करेगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं जब पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात करूंगा। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के। तो मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत के मेडिकल इंस्टीट्यूट और पेट्रोल पंप पर हुई छापेमारी के मामले में अब बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगी रहे हरक सिंह रावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरक सिंह रावत ने हमला बोलते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत स्पष्ट करें कि उन्होंने अपना घर कैसे बना लिया, अपने विधायक के कार्यकाल और अपने स्टाफ की वह क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते। ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन
फूटता है। और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमैक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और भारी तादाद में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मॉनसून सीजन में यात्रा कई बार बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चार धाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चार धाम यात्रा में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि अभी चारों धामों के जो कपाट है बंद होने में लंबा वक्त बाकी है। ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ेगा। उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवनों का ढांचा गिरने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा था, लेकिन ख़राब क्वालिटी और स्टैंडर्ड में फेल होने के चलते जो मेडिकल कॉलेज है इसके 14 निर्माणाधीन भवनों का ढांचा अब ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण करने वाली कंपनी को 31 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने के साथ ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी कर दिया गया। वहीं सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने राशि न लौटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 दो दिन मनाया गया। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर मतभेद था और रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 को, ये तमाम संभावनाएं बनी थी। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना जाता है। वहीं राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया था। वहीं बहनें अपने भाइयों के घर आकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की। साथ ही भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते रहे। आगे बढ़ेंगे। जहां मसूरी में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहन भाई के प्यार का प्रतीक इस त्यौहार को लेकर घर घर में व्यापक तैयारियां भी की गई थी। और आपको बता दें, जहां सुबह से ही लोगों ने स्नान करके देवी देवताओं की पूजा अर्चना की थी और जिसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाइयों में। फिलहाल खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां हरिद्वार में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहन भाई के प्यार का प्रतीक इस त्यौहार को लेकर घर घर में व्यापक तैयारियां की गई थी। सुबह से ही घरों में पूजा अर्चना की गई और इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। वहीं भाइयों ने राखी बंधवाकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया और भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। तो देहरादून में विक्रम मैजिक और सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस अब यूनिक आईडी देने वाली है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक की आसानी से पहचान हो सकेगी। इसके बिना लाइसेंस वाहन संचालन पर भी लगाम लगेगी। यूनिक आईडी बनाने के लिए वाहन यूनियनों को चालकों की जानकारी यातायात पुलिस कार्यालय में जमा करने को कहा गया है और यातायात पुलिस 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कोई भी चालक बिना यूनिक आईडी के विक्रम सिटी बस और मैजिक नहीं चला पाएगा। देहरादून यातायात पुलिस द्वारा समय समय पे सिटी बस, मैजिक और विक्रम संचालकों के साथ मीटिंग की जाती है, जिसमें एक बात सामने निकल के आई है कि जो ये विक्रम ओनर हैं या मैजिक बस संचालक हैं, ये अपनी जो गाड़ियां हैं ये डेली बेसिस पे रेंट आउट करते हैं
जिसमें ड्राइवर और जो ओनर हैं इनके बीच समन्वय के अभाव के कारण कई बार यातायात के उल्लंघन होता है, जिसका भुगतान मालिकों को करना पड़ता है। इसका एक समाधान सजेस्ट किया गया था कि ड्राइवर्स को वेरीफाई करके उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जाए। देहरादून यातायात पुलिस द्वारा समय समय पे सिटी तो मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर उत्तराखंड शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन के शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निदेशक शहरी विकास निदेशालय के द्वारा 4 सदस्य जांच समिति का गठन किया गया था, जिस पर जांच करते हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के बाद पाई गई अनियमितताओं के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दिया। और बता दें कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को अपना स्पष्टीकरण दिए जाने को लेकर 15 दिन का ये समय दिया गया। रुड़की के कस्बा लंडौरा में आज सुबह किराए पर रहने वाले पति पत्नी अपना सामान टेम्पो में भरकर मकान खाली करके जा रहे थे। इस दौरान उनके पास एक बड़ा संदिग्ध बोरा भी मौजूद था, जिसे वे अन्य सामान के साथ टेम्पो में रख रहे थे। तभी वहां स्थानीय मोहल्ले की महिलाएं आ गई, जिसके बाद किराएदार आनन फानन में बोरा वहीं छोड़कर टेम्पो लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव निकला। वहीं इस मामले में सीओ का कहना है कि मृतक महिला के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। जब तक हरीश रावत का मुंह चल रहा है, जब तक हरीश रावत का दिमाग ठीक काम कर रहा है, जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं, तो सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना, अब हरीश रावत रहा है। नहीं रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।